नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। इस बीच एक बड़ी खबर, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर पर मुहर लग गई है। 20 मार्च के बाद योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा। न्यूज वन इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। 20 मार्च के बाद योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 70,000 से ज्यादा दर्शक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित दर्जनों वीवीआईपी नेता शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में। विशेष सचिव ने 7 अफसरों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए लगाया है। योगी सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी हर खबर सबसे पहले न्यूज वन इंडिया पर, और न्यूज वन इंडिया की खबर पर मुहर लग गई है, जहां न्यूज वन इंडिया ने यह पहले ही कह दिया था कि 20 मार्च के बाद सीएम योगी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 21 मार्च को सीएम योगी का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। हालांकि इस खबर पर मुहर लग गई है। कई वीवीआईपी नेता इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी को सीएम योगी ने पहले ही न्योता दे दिया है। जब वो दिल्ली आए थे, 2 दिन दिल्ली में थे और पीएम मोदी से उन्होंने पौने 2 घंटे मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान ही उन्होंने न्योता दे दिया था। तो न्यूज वन इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। 20 मार्च के बाद शपथ ग्रहण होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां दिल्ली में हाई कमान की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल को लेकर हालांकि कोई चर्चा नहीं हुई है। दिल्ली में बीजेपी हाई कमान के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक में मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। बैठक में चुनाव को लेकर विश्लेषण किया गया है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, बैठक में मुख्यमंत्री के शपथ को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई है। किन अतिथियों को बुलाना है शपथ ग्रहण समारोह में, इस पर चर्चा की गई है। और अभी मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। हालांकि जानकारी सबसे पहले न्यूज वन इंडिया पर यह मिल रही है कि सीएम योगी के शपथ ग्रहण में 70,000 दर्शक जो हैं वो शामिल हो सकते हैं शपथ देखने के लिए। बैठक में चुनाव को लेकर विश्लेषण किया गया है। जो हाईकमान की बैठक हुई है उसमें मंत्रिमंडल को लेकर हालांकि अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है कि मंत्रिमंडल में कौन सा नेता शामिल होगा। डिप्टी सीएम को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि सीएम योगी के शपथ ग्रहण को शानदार और यादगार बनाने के लिए चर्चा हुई है हाईकमान की बैठक में, जहां अमित शाह 19 और 20 मार्च को लखनऊ आ सकते हैं। और न्यूज वन इंडिया की खबर पर मुहर लगी है कि 20 मार्च के बाद ही सीएम योगी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो शपथ ग्रहण की जबरदस्त तैयारी लगातार जारी है। तो वहीं एक और बैठक हो सकती है शपथ ग्रहण को लेकर। शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी की एक और बैठक हो सकती है। और अभी आपको बता दें कि बैठक में शपथ ग्रहण की जगह फाइनल हो जाएगी। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, एकाना स्टेडियम में ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये कहा जा रहा था। लेकिन एक बार फिर से जो वेन्यू है उसको डिसाइड किया जा सकता है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार एकाना स्टेडियम में ही शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है 21 मार्च को 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण को यादगार बनाने की जो पूरी कोशिश है वो बीजेपी की है। और इसीलिए आपको बता दें कि अभी जो है जगह डिसाइड किया जाएगा और इसको लेकर एक और बैठक होगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार अभी कान्हा स्टेडियम का नाम आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि 21 मार्च को 3 बजे के बाद ही सीएम योगी शपथ ग्रहण करेंगे। तो शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी की एक और बैठक हो सकती है। तो आखिरकार सीएम योगी का बुलडोजर चल ही गया। जहां रिपेयर होने के लिए बुलडोजर को रखा गया था, अब वो बुलडोजर रिपेयर हो गए हैं
और तेजी से चल रहे हैं। मेरठ में भी बदन सिंह बद्दू के तमाम जो ठिकाने हैं, तमाम जो अवैध तरीके से जब्त किए गए थे जमीन, वहां पर ये बुलडोजर चला है और साथ ही ये बड़ी कार्रवाई उन तमाम माफियाओं के लिए संदेश देता है कि अब जो है माफिया राज बिल्कुल नहीं चलेगा। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। रिलीज बाबा का बुलडोजर 2.0। ये झुकेगा तो रुक जाएगी सांस, अवैध इमारत को कर देगा खाक, बुलडोजर देगा अब बूस्टर डोज, काली कमाई निकलेगा रोज। ये तस्वीरें हैं मेरठ की, जो इस बात की तस्दीक के लिए काफी है कि बाबा के बुलडोजर का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो रिपेयर होने के लिए गया था और रिपेयरिंग के बाद अब उसमें और भी आक्रोश, आक्रामकता और तेजी आ गई है। वो पहले से ज्यादा खूंखार हो गया है, जिसका एकमात्र मकसद काली कमाई से तैयार हुई इमारत को नस्ते-नाबूद करना, उसे बर्बाद और तबाह करना है और माफियाओं को ये संदेश देना है कि बाबा का बुलडोजर झुकेगा नहीं, ये तोड़ेगा भी और अवैध तरीके से खड़ी अकूत संपत्ति को जमींदोज भी करेगा। 2017 में जो देखा वो तो केवल झांकी थी, शुरुआत थी, बाबा के बुलडोजर की बिगिनिंग थी, लेकिन असली पिक्चर तो अब देखने को मिलेगी, यानी बाबा का बुलडोजर 2.0 जिसका आगाज हो चुका है। जी हाँ, बुलडोजर फिर से काम पर निकल चुका है और इसकी शुरुआत हुई है मेरठ से, जहां कभी कुख्यात फरार माफिया बदन सिंह बद्दो की अवैध संपत्ति का साम्राज्य खड़ा हुआ करता था, वो आज जमीन में दफन हो गया है। बदन सिंह बद्दो पर 2.5 लाख का इनाम है। दरअसल ये पूरी जमीन सरकारी पार्क की है, जिस पर मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो और उसके साथियों ने पहले कब्जा किया और फिर करोड़ों की जमीन पर दुकानें बनाकर बेच दी। बदन सिंह बद्दो यूपी का वो मोस्ट वांटेड अपराधी है जो साल 2019 से फरार चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बदन सिंह बद्दो नाम की बला क्या चीज है। कौन है बदन सिंह बद्दो? बद्दो की हिस्ट्री शीट 26 सालों से चली आ रही है। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के पंजाबीपुरा का रहने वाला बदन सिंह बद्दो करीब 26 साल पहले एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर था। फिर मारपीट और जानलेवा हमले की छोटी मोटी वारदातों में उसका नाम मुख्य आरोपियों में आने लगा। धीरे धीरे उसके क्राइम की गति और सीरियसनेस दोनों बढ़ने लगे और बदन सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात सुशील मुंज और भूपेंद्र बाफर के संपर्क में आया। यहाँ से वो लगातार अपराध जगत की सीढ़ियां चढ़ता गया। मेरठ के एसपी सिटी विनीत भटनागर की माने तो मेरठ के अंदर और कई ऐसे बड़े माफिया हैं जिन पर जल्द इसी तरह की कार्रवाई होती नजर आएगी। ये वांटेड क्रिमिनल है हमारा, भागा हुआ है और हमारी कई टीमें इसकी तलाश में है। इसके जो है गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो है इसकी संपत्ति, इसका भवन, ये सभी को कुर्क किया गया था और उसमें धारा 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उसमें कार्रवाई करी गई थी। इस कार्रवाई के दौरान ये भी जानकारी आई कि बहुत सी ऐसी संपत्तियां थी जो इनके नाम नहीं थी, परंतु इन्होंने अपने करीबियों के पक्ष में उसका कब्जा करवा दिया अपने अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए। ऐसी प्रॉपर्टीज को भी हम लोगों ने चिन्हित किया। ये जो संपत्ति है जिस पर कार्रवाई एमडीए ने करी है, इसको काफी दिन पहले हम लोगों ने चिन्हित किया था और ये जानकारी में आया था कि जगन्नाथपुरी थाना टीपी नगर में एक 3000 स्क्वायर मीटर्स का एक पार्क है जिस पर अवैध रूप से कब्जा करके उन्होंने अपनी उसमें शॉप्स वगैरह और कुछ इस तरीके से निर्माण कर लिया था, जहां से अपनी गतिविधियां चलाते थे। अनिल छाबड़ा उर्फ जिम्मी, डिपिन सूरी, सोनू सहगल के खिलाफ भी जांच चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से सूरमा है, तो आपको बता दें कि ये सूरमा नहीं, बदन सिंह बद्दो के चूरमा हैं, उसकी काली कमाई के सहभागी हैं। पुलिस इनके खिलाफ भी तमाम तरह की जांच कर रही है। कानूनी शिकंजा पहले से इनके ऊपर है और पुलिस अब इनकी संपत्तियों को भी बुलडोजर का शिकार बनाने को आतुर दिख रही है। सोनू सहगल ने अवैध रूप से दुकानें बना रखी थी जो बदन सिंह बद्दो की काली कमाई का हिस्सा भी हैं। वहीं भानु प्रताप सिंह जो कि करण पब्लिक स्कूल का मालिक है,
उसी की भूमिका बदन सिंह बद्दो को भगाने में भी थी, जिसकी फाइल खंगाली जा रही है। सिर्फ मेरठ ही नहीं, कानपुर शहर में भी बुलडोजर जमकर चला है। कानपुर के बर्रा में जहां बुलडोजर चलाया जा रहा है वो एक तालाब के करीब 2.5 बीघा जमीन है। कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से तालाब की जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री हुई थी और इसके बाद यहाँ पक्के मकान खड़े कर दिए गए। लेकिन अवैध कब्जे से बने इन पक्के मकानों को कुछ मिनटों के भीतर जमींदोज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर लब्बो लुआब ये है कि अब माफिया मस्त नहीं रह पाएंगे। अब माफिया पस्त होंगे, उनकी कमर तोड़ दी जाएगी, उनकी काली कमाई पर प्रहार किया जाएगा। उनकी अवैध प्रॉपर्टी का यही हश्र होगा जो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। मेरठ से के शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी एमएलसी चुनाव को लेकर तारीखें आगे कर दी गई हैं। होली को ध्यान में रखते हुए तारीख बढ़ाई गई है। यूपी विधान परिषद के लिए नामांकन की जो तारीख है उसे बढ़ा दी गई है। होली की छुट्टियों के चलते नामांकन की तारीख बढ़ाई गई है। एमएलसी चुनाव नामांकन की तारीख बढ़ाई गई है। बड़ी खबर, होली को देखते हुए 19 मार्च की जगह 21 मार्च की जगह आखिरी तारीख नामांकन की गई है। यूपी विधान परिषद के लिए नामांकन की जो तारीख है उसे बढ़ा दी गई है। हालांकि वोट अप्रैल में डाले जाएंगे, गिनती भी अप्रैल में होगी, लेकिन जो नामांकन की तारीख है उसे बढ़ा दी गई है आखिरी तारीख को। 21 मार्च आखिरी तारीख कर दिया गया है। एमएलसी चुनाव नामांकन की तारीख को बढ़ाई गई है। और आगरा से बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि जो हंगामा उन्होंने किया था ईवीएम की सुरक्षा को लेकर, उस पर कार्रवाई की गई है। ईवीएम की सुरक्षा के नाम पर हंगामा किया था सपा नेता विवेक यादव पर पुलिस का शिकंजा। सपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई है। 24 नामजद 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आगरा सपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई है। तो वही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहना था उनका। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश शर्मा जी हैं, डिप्टी सीएम हैं। सर, प्रचंड बहुमत आप लोगों को मिला, जितना कयास लगाए जा रहे थे शायद उम्मीदों पर जनता खरी उतरी और आप लोगों पर विश्वास किया। अब मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम के नाम को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, किन नामों पर मुहर लगाने वाले? बीजेपी में चर्चा नहीं होती, बीजेपी में निर्देश हुआ करते हैं केंद्रीय नेतृत्व के, और कार्यकर्ता की भूमिका उसके द्वारा स्वयं निर्धारित नहीं की जाती। कैडर बेस्ड पार्टी है और जो नीति रीति सिद्धांत के अनुसार इसका निष्पादन होता है और जो केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व से परामर्श करके तय करता है, वो उसका कार्यकर्ता उसको मानता है। सर, आखिरी सवाल रहेगा, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं, कई नए चेहरों को भी मौका देने की बात कही जा रही है, किन चेहरों पे आप लोग जिक्र? भविष्य के गर्त में है आपका प्रश्न, और मैं समझता हूं कि एक कॉमन चीज़ें 2017 के उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन में आपने देखी होगी। संकल्प पत्र को पूरी करने की क्षमता के साथ उसका प्रयोग करने की उत्कंठा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, व्यक्ति की तत्परता के साथ कार्यों के निष्पादन करने की क्षमता और जनता के प्रति जवाबदेहिता के साथ साथ एक प्रकार से जो संकल्प पत्र है उसके प्रत्येक बिंदु को पूरा करने के साथ सभी वर्ग स्थानों को स्थान दिया जाना। ये एक मंत्रिमंडल कभी भी गठन हो तो ये सारे बिंदुओं को देखा जाता है, उसके आधार पर होता है। ब्राह्मणों ने भी आपकी बार भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है, ब्राह्मण चेहरे के तौर पे डिप्टी सीएम का नाम आपका भी चल रहा है, लगता है सर कि एक बार फिर पार्टी आपको मौका दे रही है, आप बनने जा रहे हैं? देखो, आपको बीजेपी के बारे में एक चीज़ अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय
इनके आधार पर सोचने वाली पार्टियां विपक्ष की पार्टियां हैं। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, सबके लिए प्रयास, इसके साथ, इस ध्येय वाक्य के साथ में काम करती है। जात के आधार पर नहीं, काम के आधार पर काम करती है। और इसमें किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व मिलेगा ये वो निर्धारित नहीं करती, उसके नेतृत्व निर्धारित करता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष जाति और धर्म की राजनीति करता है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि कौन मंत्री बनेगा और कब कौन डिप्टी सीएम। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को होली की शुभकामनाएं दी हैं, हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और साथ ही उन्होंने कहा कि होली भारत की सनातन परंपरा का प्रमुख पर्व है, सामाजिक समता, सौहार्द एवं उल्लास का प्रतीक है। होली का पर्व संपूर्ण समाज एवं प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो। तो लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने बधाई दी है जनता को होली की। तो वही होली के पर्व को देखते हुए आज से 3 दिन तक सीएम योगी गोरखपुर में ही रहेंगे। सबसे पहले गोरक्षनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है और अब से 3 दिन तक ही सीएम योगी गोरखपुर में रहेंगे। बता दें कि गोरखपुर में उन्हें प्रचंड जीत हासिल हुई विधानसभा चुनावों में। इससे पहले भी वो गोरखपुर से कई बार सांसद रह चुके हैं और क्योंकि इस बार 2022 में उन्हें जनता का प्यार मिला है और बेशुमार प्यार मिला है, इसीलिए वो गोरखपुर में ही होली मनाएंगे। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। 18 मार्च को गोरखनाथ मंदिर में होली मनाएंगे सीएम योगी। फूलों की होली, रंगों की होली, ये जो तमाम होली है ये सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मनाएंगे। आज से 3 दिन तक गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। तो वहीं इस बार की होली पॉलिटिकल रंग में रंगी नजर आ रही है, जहां गाजियाबाद में अब मोदी और योगी के पिचकारी वाले चीजों की ज्यादा मांग हो गई है। और साथ ही आप ये तस्वीर देखेंगे जहां इस पिचकारी पर योगी और मोदी की तस्वीर बनी हुई है और बीच में तिरंगा लगा है। जो तमाम बच्चे हैं वो पहुंच रहे हैं दुकानों में और यही डिमांड कर रहे हैं कि योगी और मोदी वाली पिचकारी दे, क्योंकि इस बार का ट्रेंड यही कह रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर तो बुलडोजर की पिचकारी भी बहुत मशहूर है और वहां पर बुलडोजर की पिचकारी खरीद रहे हैं तमाम लोग। लेकिन जो खास तस्वीर गाजियाबाद से सामने आई है उसमें आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे दुकानों में पहुंच रहे हैं और योगी और मोदी की जो तस्वीर है बनी हुई पिचकारी खरीद रहे हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा लेंगे। यही मोदी योगी वाले। क्यों ले रहे हो? इन्होंने अच्छा काम करा है, फ्री में राशन बांटे हैं, तेल नमक सब ये बांटा है, इसलिए। आप कौन सी क्लास में हो? 6। मतलब कैसे देखते हो योगी जी और मोदी जी को? कैसे, क्यों और किस वजह से पसंद करते हो? भाई फ्री में उन्होंने राशन बांटा है और सब अपने देश को संभाल रहे हैं, तो इसलिए हम पसंद करते हैं। आप यहाँ पिचकारी लेने आओ, कौन सी पिचकारी ले रहे हो? तो केवल योगी जी और मोदी जी का ही पिचकारी ले रहा हूँ, क्योंकि अभी क्रेज भी इनका है और बच्चे भी, छोटे बच्चे हैं मेरे, पहले वो केवल मोदी जी को जानते थे, लेकिन जब से अभी यूपी के इलेक्शन हुआ है, जिस तरह से रिजल्ट आया है, जिस तरह से वो अभी का वातावरण देख रहे हैं, वो योगी जी को भी जानने लग गए हैं। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कुछ डबल इंजन सरकार चल रही है जो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, हमारी सुरक्षा के लिए अच्छा कर रही है। और हमको भी लगता है कि हम योगी और मोदी जी के लिए इस तरह का यूज करेंगे, बच्चे यूज करेंगे तो वो भी समझेंगे कि क्या राष्ट्र के लिए। क्योंकि एक तो घर में बच्चे योगी मोदी के फैन हैं और एक हम भी लोकप्रिय आदमी हैं और वही चल रहे हैं योगी मोदी, हम उन्हीं के। तो अखिलेश यादव वाली पिचकारी दिखाई नहीं दी क्या, या नहीं ले रहे हैं, क्या है? नहीं, उनकी तो लेनी भी नहीं है और यहाँ पर सारी योगी मोदी की ही।
श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में होली पर्व की धूम मची हुई है। मथुरा के प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर में होली बगीचे का आयोजन किया गया, जिसकी अंतिम छटा देखते ही बन रही थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य ठाकुर जी के साथ होली खेलकर आनंद महसूस कर रहे थे। होली बगीचे के अवसर पर ठाकुर जी को टेसू के रंग और गुलाल और केसरिया रंग के साथ होली खेलकर होली पर्व का एहसास कराया गया। आपने ऐसी होली देखी है कहीं? बहुत अच्छी लगती है जहाँ की होली। हम पहली बार आए थे जहाँ पे होली खेल रहे हैं, इतने तो बहुत आनंद आ रहा है। कैसे आनंद की अनुभूति हो रही है? बस बयान नहीं कर सकते, इतना मजा आ रहा है जहाँ पे द्वारकाधीश की तो होली होली है। आपने ऐसी होली देखी है कहीं? बहुत अच्छी लगती है जहाँ की होली। हम पहली बार आए थे जहाँ पे होली खेल रहे हैं, इतने तो बहुत आनंद आ रहा है। कैसे आनंद की अनुभूति हो रही है? बस बयान नहीं कर सकते, इतना मजा आ रहा है जहाँ पे द्वारकाधीश की तो। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में आज जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं वह बगीचे का कार्यक्रम है, अर्थात ठाकुर जी बगीचे में विराजमान होकर होली खेल रहे हैं। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में ठाकुर जी की सेवा का जो स्वरूप है वह बाल स्वरूप है, और बाल स्वरूप के लाड़ लाने की जो परंपरा है उसके तहत ठाकुर जी को आज बगीचा में विराजमान कराकर होली खिलाई जा रही है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर होली और शब-ए बारात त्योहार में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसके चलते लखनऊ पुलिस कमिश्नर के निर्देशानुसार जिले के सभी क्षेत्र अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र में पीस कमेटियों की बैठक की। इस दौरान डीसीपी, एडीसीपी और अन्य अधिकारियों ने बैठक में शिरकत की। आपको बता दें कि बैठक के माध्यम से शांति व्यवस्था और आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। तो पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। त्योहार में पुलिस प्रशासन अलर्ट रहे। हालांकि यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने एक निर्देश पहले ही जारी कर दिया था, जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि कोई भी अधिकारी छुट्टी नहीं लेगा 20 मार्च तक, और उसके बाद हर जगह पीस कमेटी बुलाई जा रही है और इस मीटिंग में बैठकर जो व्यवस्था है जिले की उसको बेहतरीन बनाने के लिए निर्देश दिए गए। तो कानपुर में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। गलत इलाज के चलते मरीज की काटनी पड़ी थी कलाई। न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई। प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां गलत तरीके से इलाज करने की वजह से एक मरीज की कलाई काटनी पड़ गई थी। हालांकि न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई और अब प्राइवेट हॉस्पिटल के जो संचालक हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। अभी तक ये नहीं तय हो पाया है कि आखिर उत्तराखंड का सीएम कौन होगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी में मंथन का दौर लगातार जारी है। उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। पुष्कर धामी ने बीजेपी के दिग्गजों के साथ मीटिंग की। दिल्ली से उत्तराखंड अब लौट आए हैं कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी। बीजेपी के कई विधायक अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। 20 मार्च को हो सकती है विधानमंडल दल की बैठक। 20 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। अगले कुछ दिनों में देहरादून आएंगे पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी। तो 20 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा जहां सत्ता में वापसी कर रही है, तो पुष्कर सिंह धामी और उनके करीबी मंत्री 2 विधायक भी चुनाव हार गए हैं। इसमें लक्सर से विधायक संजय गुप्ता और किच्छा विधायक राजेश शुक्ला का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि कामकाज के आधार पर पुष्कर सिंह धामी को दोबारा सत्ता सौंपी जा सकती है, लेकिन इनके करीबियों और चुनाव हार चुके विधायक प्रत्याशियों का आखिर भविष्य क्या होगा, ये कोई नहीं बता सकता। पुष्कर सिंह धामी तो हारे ही, साथ ही उनकी किचन कैबिनेट कही जाने वाली
उनकी करीबी टीम भी हार गई है। इसमें प्रमुख नाम और उनके सबसे खासम खास मंत्री तीसरानंद, विधायक संजय गुप्ता व किच्छा से विधायक व प्रत्याशी राजेश शुक्ला का नाम है। अब सवाल ये चर्चाओं में है कि यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपीट पार्टी उनके कामकाज के आधार पर कर रही है तो इनके साथी संघियों का क्या होगा? क्या इनको पार्टी स्तर पर कोई मौका मिलेगा या सलाहकार राज्य मंत्री के रूप में इनकी तैनाती हो सकती है? कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।